हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सॉल्यूशंस एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेक्निकल इंटरव्यूज़ में जो कि CSS के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम कुछ डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल है, व्हाट इज़ CSS एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन वेब डेवलपमेंट। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अगर हमें इसका जवाब देना है तो क्या बोलेंगे हम लोग कि CSS का मतलब होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो सबसे पहले हम उसको बताएंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है ना। तो वी विल टेल अस। सो CSS stands for cascading style sheet. So it is a programming language used in web development to control the visual presentation. Used in web development to control visual presentation and layout of a website. Or web page. CSS allows developers to define how elements on a web page should look, such as color, fonts, spacing and positioning. मैंने क्या बोला कि CSS का मतलब होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। ठीक है, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो वेब डेवलपमेंट में इस्तेमाल होती है, वेबसाइट या वेब पेज में क्या दिखाने के लिए, विजुअल प्रेजेंटेशन या फिर उसका लेआउट को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, फिर CSS डेवलपर को ये सलाहियत भी देता है कि वो तय कर सके कि वेब पेज के एलिमेंट कैसे दिखने चाहिए, जैसे कि उसका कलर, फॉन्ट, स्पेसिंग और उसकी पोजीशनिंग। ठीक है, फिर इसका इम्पोर्टेंस की अगर बात करें तो इम्पोर्टेंस में आ जाता है सबसे पहला पॉइंट है स्टाइल एंड अपीयरेंस। स्टाइल एंड अपीयरेंस से क्या मतलब है कि CSS आपको आपकी वेबसाइट को विजुअली अट्रैक्टिव बनाने में मदद करता है, जैसे कि आप कलर, फॉन्ट और बैकग्राउंड को डिफाइन करके कंसिस्टेंट और एक आकर्षक डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है लेआउट कंट्रोल। लेआउट कंट्रोल क्या करता है, इसमें ये आपको एलिमेंट को बराबर से रखते हुए और उन्हें किस स्थान पर रखना है, इसमें आपको मददगार होता है। ये ज़रूरी है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाने के लिए जो अलग अलग स्क्रीन साइजेस पे डिवाइस के लिए अडाप्ट हो सके। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट है सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स। सेपरेशन ऑफ कंसर्न से मतलब ये है कि CSS आपको एक वेब पेज के स्ट्रक्चर HTML को उसके प्रेजेंटेशन जो कि CSS करता है से अलग रखने की एक वो परमिशन देता है। जैसे आपने एक जगह HTML फाइल बनाया, .html की फाइल बनाया एक जगह, और एक जगह .css की फाइल बनाया आपने, तो ये आपको एक सेपरेशन का कंसर्न दे रहा है कि आपको मतलब अलग अलग रख सकते हो। ठीक है, बाद में आप इनको इंटरलिंक करके इसमें स्टाइलिंग लगा सकते हो। ठीक, फिर उसके बाद इस अलग होने की वजह से वेबसाइट को मेंटेन और अपडेट करना आसान हो जाता है, क्योंकि डिज़ाइन को बदलने के लिए कंटेंट को नहीं छूना पड़ता। मतलब जो ये कंटेंट है ना, यहाँ पे अपन HTML में कंटेंट लिखा रहेगा और यहाँ पे सारी स्टाइलिंग रहेगी अपनी। तो अगर मान लो ऐसा हुआ कि हमें ऐसा कोई स्टाइल पसंद नहीं आया, तो हम कहाँ जाएंगे, हम ये HTML को नहीं छेड़खानी करेंगे यहाँ पे,
हम लोग सीधे CSS पे आएंगे, यहाँ पे हम लोग कुछ भी जो भी करना होगा हमें स्टाइलिंग में चेंज कर करके चेक करते रहेंगे। ऐसे में क्या होता है कि अगर मान लो हमने स्टाइलिंग यहीं पे कर दिया तो ऐसा हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी कि हमारा कंटेंट कहीं ना कहीं लैक हो सकता है, क्योंकि कंटेंट देने वाला कोई और हो सकता है, उसकी डिज़ाइनिंग करने वाला कोई और हो सकता है। ठीक है, अब इस बंदे को क्या पता कि इसने क्या दिया था। ठीक है, मान लो कुछ कहीं पे मान लो इज लगा था, वो आपने मिस कर दिया, डिलीट कर दिया गलती से, तो अब डिज़ाइनर को ये नहीं मालूम ना, डिज़ाइनर को तो ये मतलब है कि अट्रैक्टिव कैसे लगे वो पेज। फिर चौथा पॉइंट देखते हैं इसमें, चौथा है इसकी इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी में क्या पॉइंट आप जोड़ सकते हैं कि एक ही सेट का स्टाइल को एलिमेंट पर लगाकर आप CSS वेब डेवलपमेंट में समय और मेहनत बचा सकते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कि बहुत सारे पैराग्राफ्स हैं, तो आप एक ही बार सेलेक्ट करके उसमें जो भी स्टाइलिंग कलर वगैरह दे सकते हो, तो सभी में वो चेंजेस अवेलेबल हो जाएंगे। फिर उसके बाद है क्रॉस ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी। इससे क्या मतलब है कि अलग अलग वेब पेज को थोड़ा अलग तरीके से रेंडर कर सकते हैं, मतलब गूगल क्रोम किसी और तरीके से, ठीक है, ब्रेव अलग तरीके से करेगा, माइक्रोसॉफ्ट का एड्ज जो रहेगा वो अलग तरीके से रेंडर कर सकता है आपके वेब पेज को। तो CSS ये ध्यान में रखता है कि आपका जो वेब पेज है, जो डिफरेंट ब्राउज़र्स हैं, उनमें कंसिस्टेंसी दिखाए। ठीक है, क्योंकि ये CSS जो है ना, ओवरऑल एक स्टैंडर्डाइज तरीके से स्टाइल को स्पेसिफाई करता है। ठीक है, सिक्स्थ है एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी में क्या कि CSS डेवलपर को यह परमिशन देता है कि वो एक्सेसिबल वेबसाइट्स बना सके, मतलब जहां कंटेंट को जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके लिए जो प्रेजेंटेशन किया जाना चाहिए, इससे वेब को सभी के लिए मतलब इंक्लूसिव बनाया जा सके। ठीक है, ये पॉइंट्स आप जोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन, बट इसके सबसे पहले अपन ने ओवरऑल क्या बताया है तो उसके बारे में डिस्कशन कर लूँ मैं। तो CSS इज़ अ वाइटल टूल इन वेब डेवलपमेंट दैट मेक्स इट पॉसिबल टू कंट्रोल हाउ अ वेबसाइट लुक्स एंड हाउ इट्स कंटेंट इज ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, it's essential for creating visual appealing, user friendly and responsive websites while maintaining clean and maintainable code। तो आई होप आप लोग ये यहाँ तक चीज़ों को समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल CSS, व्हेन वुड यू यूज ईच ऑफ देम। तो चलो हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। इनलाइन क्या होता है, तो सबसे पहले अपन इनलाइन लिखते हैं। इनलाइन क्या होता है, तो इनलाइन CSS इज व्हेन यू राइट CSS कोड डायरेक्टली इन द स्टाइल एट्रीब्यूट ऑफ एन HTML एलिमेंट। मतलब कि इनलाइन CSS वो होता है जब आप एक HTML एलिमेंट के स्टाइल एट्रीब्यूट में CSS कोड लिखते हैं। जैसे कि आप लोग जब HTML की फाइल बनाओगे, ठीक है, .html की जब फाइल बनाओगे, अगर आपने कुछ इसी में ही कुछ स्टाइलिंग कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, वो एक तरीके का इनलाइन CSS हो जाएगा। उसमें भी मतलब अगर आपने HTML फाइल में अगर चेंज किया तो दो तरीके से हो सकता है, एक तो ये इनलाइन होता है और एक ये इंटरनल होता है। तो सबसे पहले इनलाइन की बात करें तो जैसे आपने कोई पैराग्राफ लिखा, ठीक है, आपने कोई सा पैराग्राफ लिखा, बहुत सारे पैराग्राफ्स हैं आपके HTML डॉक्यूमेंट में, तो आपने क्या किया, इस पैराग्राफ में जा कर के आपने इसको ऐसा चेंज कर दिया कि पैराग्राफ, और यहाँ पे ही आपने स्टाइल लगा दिया, इसमें स्टाइल कर दिया और लिख दिया कलर, इसको आपने दे दिया मान लो ब्लू। ठीक है, और फिर यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी रहेंगी, मान लो माय सेंटेंस, और फिर इस पैराग्राफ को क्लोज कर देंगे। ठीक है, और इसी तरह सेम यहाँ पे अगर आपने स्टाइलिंग दे दी और इसका कलर येलो कर दिया, ठीक है, इसका रेड कर दिया, तो ये इस तरीके की जो स्टाइलिंग होती है वो क्या होती है, ये होती है इनलाइन CSS स्टाइलिंग। इसको यूज़ कब करते हैं,
तो इनलाइन सीएसएस को आप तब इस्तेमाल करते हैं जब आप एक स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए कुछ स्टाइलिंग जल्दी और टेम्पररी तौर पर करना चाहते हैं। ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता क्योंकि इसे कोड को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। ठीक, दूसरा पॉइंट लिखते हैं अपन। दूसरा पॉइंट है इंटरनल सीएसएस। अब इसका मैं प्रैक्टिकल भी बताता हूँ। इंटरनल सीएसएस, ठीक है। इंटरनल सीएसएस क्या होता है? इंटरनल सीएसएस वो होता है जब आप HTML डॉक्यूमेंट के हेड सेक्शन में स्टाइल टैग के अंदर सीएसएस कोड लिखते हैं। आपने HTML का डॉक्यूमेंट बनाया और उसमें आपको मैंने HTML की क्लास में बताया था कि HTML का कुछ सिंटैक्स होता है लिखने का, है ना। HTML डॉक्यूमेंट का HTML होगा, फिर उसके बाद आपका हेड आएगा, ठीक, फिर यहाँ पे हेड क्लोज होगा और यहाँ पे बॉडी चालू हो जाती है और फिर बॉडी क्लोज होगी और HTML क्लोज हो जाएगा। तो जब आप हेड के अंदर आएंगे और हेड के अंदर यही चीज़ को कॉपी कर लेंगे, ठीक है, यही सेम चीज़ को यहाँ पे आप कॉपी कर लेते हैं। अगर मान लीजिए इसको कैसे कॉपी करते हैं, यहाँ पे हेड में जब आप लिखेंगे तो आपको स्टाइल टैग देना पड़ेगा, यहाँ पे स्टाइल टैग देना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप पैराग्राफ में आपने लगाया और बोल दिया यहाँ पे कि मेरे को जो कलर रहने वाला है वो क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए, ठीक है। आपने कलर रेड दे दिया। अब क्या होगा, आपने अगर 3 पैराग्राफ बनाए थे तो तीनों पैराग्राफ के कलर क्या हो जाएंगे, रेड हो जाएंगे। आ गई बात समझ में? अगर आपने इंटरनल सीएसएस दे दिया मतलब कि HTML डॉक्यूमेंट के अंदर ही आपने उसको स्पेसिफाई कर दिया, आपने उसकी स्टाइलिंग। तीसरा क्या है? तीसरा इसका है आपको एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस। अब ये एक्सटर्नल सीएसएस क्या होता है? एक्सटर्नल सीएसएस जब आप जो है, एक्सटर्नल सीएसएस वो होता है जब आप एक अलग सीएसएस फाइल क्रिएट करते हैं जिसे आप मल्टीपल HTML पेजेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। इस फाइल का लिंक आप अपने HTML पेजेस में लिंक टैग से ऐड करते हैं, ठीक। ये आपने .html बनाया और यहाँ पे आपने .css लिखा और यहाँ पे मान लो बहुत सारे पैराग्राफ थे, आपने यहाँ पे सिंपली लिया और यहाँ पे लिखा कलर और कलर का रेड, ठीक है। अभी इसके बारे में बताएंगे कि ये अपन क्या लिख रहे हैं आगे, जो भी मतलब क्वेश्चंस रहेंगे। तो कलर रेड, तो आपके ये दोनों पैराग्राफ के जो ब्राउज़र पे जब वो डिस्प्ले होगा तो दोनों जो पैराग्राफ हैं वो रेड कलर में आपको लिख करके आएंगे, ठीक है। इसका यूज़ ज़्यादातर अपन एक्सटर्नल सीएसएस का ही यूज़ करते हैं, ठीक। ये एक कंसिस्टेंट अगर डिज़ाइन चाहते हैं आप जो कि मल्टीपल पेजेस में अगर अप्लाई हो तो इसे ही अपन जो है अप्लाई करते हैं और इससे जो क्या बोलते हैं कोड को मेंटेन करना आसान होता है और कोड रीयूजेबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल में करके बताता हूँ आप लोग को। तो एकदम शुरू से अपन बताते हैं इसको। तो यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर बनाने जा रहा हूँ और इसमें मैं लिख देता हूँ सॉल्यूशंस एंड ट्रिक्स और यहाँ पे अपन आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे CMD और फिर लिखेंगे कोड V और ये आपका VS कोड खुल जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे अपन इसे बंद करेंगे। यहाँ पे अपनी एक नई HTML फाइल बनाएंगे। सपोज़ मान लो मैंने अपनी HTML फाइल का नाम रखा index.html, ठीक है। और यहीं पे मैंने एक और बना देता हूँ styles.css नाम से, ठीक है। अपन अभी ये HTML में है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा था कि अपन इनलाइन स्टाइलिंग कैसे लिखते हैं। तो इनलाइन के लिए सबसे पहले मैं HTML डॉक्यूमेंट को लिख देता हूँ, अपने कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। आई होप इतना आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो आप लोग अभी जा कर के पुरानी वीडियो मेरी देख सकते हो, वहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, ठीक है, ये कैसे वर्क होता है HTML का सिंटैक्स वगैरह। तो सपोज़ मैंने ये एक पैराग्राफ बनाया और मैंने यहाँ लिखा दिस, यहाँ पे मैंने लिख दिया मान लो सॉल्यूशंस एंड ट्रिक्स, ठीक है। और इसे मैंने सेव किया और मैं आऊँगा यहाँ पे रन करूँगा इसे और ये कुछ ऐसा रन हो गया मेरे पेज में, ठीक है।
ये कुछ ऐसा रन हो गया है। अब जो है मुझे इनलाइन स्टाइलिंग करना है, अगर इस जो लिखे हुए सेंटेंस इसको मैं करना चाहता हूँ कि इसका कलर रेड हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, इनलाइन स्टाइलिंग। इनलाइन स्टाइलिंग कैसे कर सकता हूँ मैं, स्टाइल लिखूँगा, मैंने बताया स्टाइल लिखूँगा और यहाँ पे लिखूँगा, मान लो ये सारी देखो स्टाइलिंग दे रहा है यहाँ पे, तो मुझे चाहिए कलर, और कलर मुझे मान लो करना है रेड कलर, तो रेड लिख दिया मैंने, तो ये रेड। अब जैसे ही मैं सेव करूँगा इसका कलर देखो रेड हो गया। ठीक है, अब इसके बाद ये तो थी बात इनलाइन स्टाइलिंग की। सपोज ऐसा हुआ, और एक चीज़ और यहाँ पे देखो देखने वाली बात है कि मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ ये चीज़। ठीक है, ये पैराग्राफ को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट और यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे अभी मैं इसको एक ब्लू कर देता हूँ, ठीक, ब्लू, और इसको कर देता हूँ पिंक, और इसको कर देता हूँ पर्पल, पर्पल। ठीक है, पर्पल, और मैंने ये सेव किया, तो देखो अलग अलग, एक रेड हुआ, एक ये ब्लू, फिर इसके बाद ये पिंक और ये पर्पल हो गया। ठीक है, अब जो है ये थी इनलाइन स्टाइलिंग। मुझे क्या करना है, मुझे इसको जो है बदलना है आपका इंटरनल सीएसएस में। इंटरनल सीएसएस कैसे होता है वो दिखाता हूँ मैं। तो आपको आना पड़ेगा इस अपने हेड में, और अभी के लिए मैं यहाँ पे सारी चीज़ें कलर्स वगैरह सारा हटा देता हूँ यहाँ से मैं। ठीक है, ये मैं कलर पूरे हटा दे रहा हूँ। इसका एडवांटेज ही यही है कि अपन देखो अलग अलग चीज़ अप्लाई कर सकते हैं ना। यहाँ पे अपन को एक ही अलग अलग पैराग्राफ में अपन लोग अलग अलग, अगर अपन को कलर देना था तो आसानी से हम लोग वही चीज़ वहाँ पे लिख दे रहे थे। और टेम्परेरी, वैसे तो एक्सटर्नल के थ्रू भी ये चीज़ें हम कर सकते हैं, बट यहाँ पे भी अपन जो है कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अपन आएंगे हेड में, और हेड के अंदर अपन लिखेंगे यहाँ पे अपन लिखेंगे जो अपन को जैसे स्टाइलिंग करनी है। स्टाइलिंग अपन करना है, मान लो सबसे पहले लिखेंगे स्टाइल, और इसको अपन क्लोज करेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे पी, सेलेक्ट करेंगे पी को, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, अपने कलर दे देंगे इसको हम लोग सपोज रेड। तो अब क्या होगा कि ये सारे पैराग्राफ का कलर ना रेड हो जाएगा। देखो ये सभी पैराग्राफ का कलर जो है रेड हो चुका है। ठीक, ये होता है इंटरनल सीएसएस। और एक्सटर्नल सीएसएस में क्या होगा, यहां से मैं चीज़ों को हटाऊंगा इनको। ठीक है, एक्सटर्नल सीएसएस के लिए सबसे पहले मुझे अपने देखो यहाँ पे आऊँगा सीएसएस वाली फाइल में। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मान लो लिखा मैंने पी, और लिखा यहाँ सेलेक्ट किया पी को, कलर मैंने दिया इसको ग्रीन, कलर मैंने ग्रीन दे दिया। ठीक, सेव किया, अभी कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, यहाँ से मैंने सेव किया HTML फाइल को, ये ब्लैक हो गया। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक हो गया है। तो अभी तक कोई चेंज नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने अभी इसको लिंक नहीं किया। तो लिंक कैसे करेंगे, लिंक करने का फॉर्मेट ये होता है, लिंक लिखेंगे, फिर रिलेशन, स्टाइल शीट, HREF में क्या आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे styles.css। ठीक है, और सेव मारूंगा मैं, तो ये पूरी जो है ग्रीन हो गई। देखो, तो ये कुछ इस तरीके से हमारा वर्क होता है इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल सीएसएस में। अब देखते हैं अपन दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे चीज़ों को। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द CSS बॉक्स मॉडल एंड व्हाट आर इट्स कंपोनेंट। ठीक है, तो CSS बॉक्स मॉडल क्या होता है और इसके कंपोनेंट क्या है। तो इसकी बात करूं तो CSS बॉक्स मॉडल एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है किस चीज़ का, वेब डिज़ाइन और लेआउट में। ठीक, इसमें बताया गया है कि HTML एलिमेंट्स को वेब पेज पर कैसे रेंडर किया जाता है और एक एलिमेंट के आसपास के स्पेस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, पहला होता है कंटेंट। ठीक, कंटेंट में क्या होता है, ये सबसे इनर मोस्ट पार्ट होता है। ठीक, बॉक्स का अंदर का सबसे जो है एकदम बिल्कुल सबसे मूल्य हिस्सा होता है, जिसे कंटेंट एरिया कहते हैं। इसमें HTML एलिमेंट के
का एक्चुअल कंटेंट होता है, जैसे कि अपन इसमें टेक्स्ट हो गया, ठीक है, या फिर इमेजेस हो गए, ठीक है, या फिर कोई मीडिया हो गया, ठीक। सेकेंड पॉइंट है पैडिंग। पैडिंग पैडिंग क्या होता है कि पैडिंग कंटेंट और एलिमेंट के बॉर्डर के बीच का स्पेस होता है। अभी मैं दिखाऊंगा पिक्चर के थ्रू। ये कंटेंट और बॉर्डर के बीच में स्पेस और सेपरेशन प्रोवाइड करता है। तो पैडिंग को CSS प्रॉपर्टीज जैसे कि पैडिंग टॉप, ठीक है, पैडिंग टॉप, या फिर पैडिंग राइट या पैडिंग बॉटम और पैडिंग लेफ्ट, तो इसके थ्रू अपन पैडिंग सेट करते हैं। तीसरा है बॉर्डर। बॉर्डर एक लाइन होती है जो पैडिंग और कंटेंट को मतलब जो घेरता है, ठीक है, किसको पैडिंग और कंटेंट को। ये एलिमेंट के बाउंड्री को डिफाइन करता है। बॉर्डर प्रॉपर्टीज जैसे कि बॉर्डर विड्थ होती है, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल और बॉर्डर कलर से स्पेसिफाई किया जा सकता है। चौथा होता है मार्जिन। मार्जिन एक एलिमेंट के बॉर्डर और एडजेसेंट एलिमेंट के बीच का स्पेस होता है। इससे वेब पेज पर एलिमेंट के बीच में स्पेसिंग प्रोवाइड की जाती है। मार्जिन को CSS प्रॉपर्टीज जैसे कि मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम, ठीक है, और मार्जिन लेफ्ट से सेट किया जाता है। अब देखो इसमें एक चीज याद रखना, कैसे अपन मूव हो रहे हैं, क्लॉकवाइज मूव हो रहे हैं। कोई भी प्रॉपर्टी अगर अपन सेट करते हैं तो कैसे सेट कर रहे हैं, जैसे ये पैडिंग वाला देखो और मार्जिन वाला देखो। सबसे पहले हमने टॉप उठाया, फिर उसके बाद लिया राइट साइड, फिर उसके बाद बॉटम, फिर उसके बाद लेफ्ट, ठीक है। अगर हम मार्जिन लिखे और फिर 4 वैल्यूज उसको डायरेक्टली अगर लिखना है तो कोई मान लो अपन 2px, 3px, ठीक है, 4px और 5px अपन ने दे दिया, तो ये टॉप की वैल्यू हो जाएगी, ये राइट की, ये बॉटम की और ये लेफ्ट की, ठीक है। अगर हमने कोई एक वैल्यू दिया इन सब के, पहले तो हम 2 वैल्यू अगर मान लो दिए, अगर हमने 2 वैल्यू दिया तो सब ये किसका ले लेगा, ये टॉप और बॉटम उठाएगा और लेफ्ट और राइट, मतलब 2px दिया हमने और 3px दिया मान लो, तो जो पहली वाली वैल्यू रहेगी टॉप और बॉटम के लिए रहेगी और जो दूसरी वाली वैल्यू रहेगी ये राइट लेफ्ट की रहेगी। अगर हमने एक ही वैल्यू दे दिया 2px तो ये क्या करेगा, चारों तरफ से 2px को ले लेगा, ठीक। आई होप इतना आप लोग जानते होंगे। ये देखिए आपको यहाँ से क्लियरिटी मिलेगी कि ये क्या होता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन में। तो पैडिंग देखो, पहले तो ये कंटेंट है, ठीक है, ये हमारा जो है ये हमारा कंटेंट एरिया है, कंटेंट एरिया, ठीक, जो कि हमने कंटेंट बताया सबसे पहला नंबर। फिर उसके बाद क्या है, पैडिंग है, ये हमारी पैडिंग है, मतलब कंटेंट से कितना आपको, जैसे पैडिंग याद है आप लोग के घर में अगर वो डिलीवरी कुरियर आता है तो कोई अगर मान लो कुछ ऐसा कांच का सामान हो, मान लो ग्लास आया है, तो उसके आजू बाजू क्या रहता है, उसमें ऐसे कुछ पॉलीथीन टाइप में रहती ना, पॉलीथीन बैग्स टाइप में रहेगा ताकि वो आपका सेफ रहे, तो इस एरिया को हम लोग कहते हैं पैडिंग, ठीक है, पैडिंग। तो वही चीज़ है यहाँ पे, अपन ने इसको पैडिंग कर दिया कि ये हमारा कंटेंट थोड़ा सा साफ सुथरा दिखे, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा एकदम बिल्कुल चिपक के दिखे पूरा कहीं पे, है ना, कहीं पे हमें जगह अगर देनी होती है तो। फिर उसके बाद ये हमारा बॉर्डर है, देखो ये बॉर्डर लाइन है हमारी, ये बॉर्डर लाइन है, ये बॉर्डर लाइन है, ठीक। और ये बॉर्डर हम लोग सेट करते हैं, कितना बॉर्डर चाहिए अपने को, तो ये पैडिंग से बाद में अपन को लेता है, मतलब 5px देखो इसमें सेट है सब कुछ। इसके बाद होता है मार्जिन। मार्जिन ये हमारा पूरा जो है क्या था, ये हमारा पूरा वेब पेज है, ठीक है, एक तरीके से हमारे स्क्रीन है, स्क्रीन से कितना आपको मार्जिन चाहिए, ठीक है, ये आपकी मार्जिन हो जाती है। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे।
इसके बाद अपने अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ डू यू सेलेक्ट एलिमेंट्स इन CSS एंड व्हाट आर CSS सेलेक्टर्स। तो अपन वही जो आपने बताया था कि एलिमेंट को अपन कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो चलिए देखते हैं कैसे क्या होता है इसमें। तो CSS में सेलेक्टर्स को इस्तेमाल किया जाता है कि आप HTML एलिमेंट को चुन सकें और उन पर स्टाइलिंग या दूसरे CSS रूल्स को लगा सकें। तो थोड़ा सा मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यूज्ड टू टारगेट एंड सेलेक्ट HTML एलिमेंट्स, ठीक है। और CSS सेलेक्टर्स पैटर्न होते हैं जो एक या अधिक HTML एलिमेंट्स को डॉक्यूमेंट में मैच करते हैं, ठीक। फिर उसके बाद अपन देखते हैं किस किस तरीके से कर सकते हैं अपन। सबसे पहला है आपका एलिमेंट सेलेक्टर। एलिमेंट सेलेक्टर सेलेक्ट्स ऑल इंस्टांसेस ऑफ पर्टिकुलर HTML एलिमेंट्स, ठीक है। ये इससे आप एक पर्टिकुलर HTML एलिमेंट्स के सारे इंस्टांसेस का मतलब होता है कि उसके मतलब सारे पैराग्राफ, जैसे ये पैराग्राफ आपने लिखा तो उससे जितने भी पैराग्राफ लिखे हुए हैं, ठीक है। इंस्टांस का मतलब एक एग्जाम्पल होता है या उसकी क्लास होती है, ठीक है, को सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सारे P एलिमेंट्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप P सेलेक्टर को इस्तेमाल करेंगे। मतलब अगर आपने HTML फाइल बनाया और HTML फाइल में बहुत सारे आपने P लिख दिए हैं, ये आपने बहुत सारा P लिखा हुआ है, तो इस केस में आप क्या करते हो, इस केस में आप जो है CSS में जा कर के आप ऐसा लिखोगे, इसका फॉर्मेट ही होता है ये, ठीक है। P लिखोगे और ओपन और क्लोजिंग जो है ब्लॉक लिखेंगे और फिर यहाँ पे अपन जो है करली ब्रेसेस के अंदर लिख देंगे कलर, और जो भी आपको कलर मान लो रेड देना, तो आपके जितने भी पैराग्राफ हैं उनके सभी के कलर आपके रेड हो जाएंगे। सेकंड है आपका क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर, इससे आप एक स्पेसिफिक क्लास एट्रीब्यूट के साथ वाले एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप HTML में क्लास को क्लास एट्रीब्यूट के इस्तेमाल से डिफाइन करते हैं और या फिर सेलेक्टर में CSS नेम के आगे एक पीरियड का इस्तेमाल करते हैं। कैसा, मतलब कि जैसे आपने अब HTML फाइल में आप क्या करोगे, ये आपकी HTML फाइल है, HTML फाइल में आप जाके लिखोगे सपोज पैराग्राफ लिखोगे, ठीक है, और पैराग्राफ मान लो आपने क्लोज कर दिया, इसमें आपने लिखा दिस इज अ पैराग्राफ, ठीक है। और अभी इसको अगर आपने क्लास नाम दे दिया, यहाँ पे आप क्या करोगे, थोड़ा चेंज करोगे, आप यहाँ पे लिखोगे क्लास और इसका क्लास का नाम दे दिया आपने हाईलाइट मान लो, ठीक है। तो CSS में आप जाके जब सेलेक्ट करोगे तो CSS में आप कैसे सेलेक्ट करोगे, जाओगे वहाँ पे डॉट लगाओगे, इसको पीरियड बोलते हैं, डॉट लगाओगे और फिर वहाँ लिखोगे अपनी क्लास का नाम, अपनी क्लास का नाम हाईलाइट लिखा है, ठीक है। फिर उसी तरह इसको ओपन और क्लोजिंग करली ब्रेसेस से आप लोग नोटिफाई करोगे और यहाँ पे लिखोगे कलर रेड, ठीक है। इससे क्या होगा कि मान लो आपको वही चीज़ जो करनी थी जो मैंने बताया था जब आपको इनलाइन CSS करना था, कि आपका बहुत सारा P है, आप चाहते हो कि एक का रेड रहे, एक का ग्रीन रहे, एक का येलो रहे, तो आप अलग अलग क्लास का नाम दे सकते हो। या आप इसका वैसे बेसिकली यूज़ कब होता है कि जैसे आपने मान लो 6 पैराग्राफ लिखे हैं, 6 पैराग्राफ, ठीक है, आप चाहते हो कि इन 3 के रेड हो जाएं और इन 3 के आप ग्रीन हो जाएं, ठीक है, इन 3 के ग्रीन कलर हो जाएं, तो आप क्या कर सकते हो, इन सभी का क्लास, इन तीनों का नाम जो है आप क्या कर सकते हो, क्लास हाईलाइट रख सकते हो, ठीक है। इनका भी हाईलाइट रख दो नाम, इसी तरह क्लास के आगे जाओ और हाईलाइट लिख दो, इसका भी हाईलाइट, और यहाँ पे कर दो मान लो इसके क्लास का नाम लिख देता हूँ मैं, क्लास इक्वल टू हाईलाइट 2, हाई 2 मान लो मैंने लिखा, इसका भी क्लास का नाम हाई 2, इसका भी क्लास का नाम हाई 2। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डॉट हाई 2 लिखूँगा, हाई 2, और यहाँ पे लिखूँगा मैं, इसको कलर देता हूँ मान लो ब्लू, ठीक है, कलर मैंने ब्लू दे दिया। तो अब इस केस में क्या होगा
कि इनका इन तीनों का कलर रेड रहेगा, इन तीनों का कलर ब्लू रहेगा। तो यहाँ पे यूज़ होता है कुछ क्लास सेलेक्टर्स का। इसके बाद तीसरा आता है, इसके बाद तीसरा, थोड़ा मैं स्पेस दे दूं, इसके बाद थर्ड है आपका आईडी सेलेक्टर। आईडी सेलेक्टर में क्या होता है कि अब आप चाहते हो कि सभी के अलग अलग कलर रहें, ठीक है। तो क्लास के थ्रू भी वो चीज़ पॉसिबल थी, बट उसमें क्या होगा कि क्लास का नाम हमेशा अपन अलग अलग देंगे, तो उसी को क्या करते हैं अपन आईडी लिख देते हैं। यहाँ पे बहुत सारे पैराग्राफ थे, 3 पैराग्राफ हैं। आप चाहते हो कि इसका कलर रेड हो जाए, इसका कलर ब्लू हो जाए, इसका कलर हो जाए ग्रीन। तो आप क्या करोगे, इसमें जाओगे, इसमें आप लिखोगे इसकी आईडी का नाम। आईडी कैसे लिखेंगे, आईडी आपने लिखा और आईडी कर दिया आपने इसका, मान लो नाम रख दिया रेड, ठीक। इस आईडी इसको दे दिया आपने ब्लू, इसको आईडी आपने दे दिया ग्रीन, ठीक है। अब यहाँ पे CSS वाली फाइल में आप क्या करोगे, CSS वाली फाइल में आप जो है सेलेक्ट कैसे करते हो इसको, बेसिकली यही याद रखना, ऐसे हैशटैग लगा करके सेलेक्ट करोगे। हैशटैग लिखोगे अपने आईडी का नाम मैंने दिया था रेड, और फिर ये इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे आप कलर दे दोगे इसको रेड, ठीक। फिर उसके बाद हैशटैग लगाओगे, ब्लू लिखोगे, फिर हैशटैग लगाओगे, ग्रीन लिखोगे, ठीक है। और ऐसे आपको कलर उसका दे देना है। अब आपके मन में ये डाउट हो सकता है कि मैं अगर सबके नाम आईडी जैसे इसका रेड रखा तो इसका भी रेड रख दूँ, तो आप उस चीज़ को नहीं कर पाओगे, ये आपका पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप आईडी केवल किसी एक को दे सकते हो, वरना कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद है चौथा है डिसेंडेंट सेलेक्टर। डिसेंडेंट सेलेक्टर क्या होता है, डिसेंडेंट सेलेक्टर, इससे आप एक एलिमेंट के डिसेंडेंट्स एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। आप एंसेस्टर और डिसेंडेंट एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए एक स्पेस का यूज कर सकते हैं। मतलब कैसा होता है डिसेंडेंट, और जैसे कि अगर मान लो मैंने लिखा, अपन लिखते ना अनऑर्डर्ड लिस्ट, फिर उसके अंदर अपन लिस्ट बनाते हैं ऐसे करके, ठीक है। फिर यहाँ से आप इसको क्लोज करते हो और यहाँ पे आइटम 1 और आइटम 2 और फिर इस लिस्ट को भी क्लोज करते हो, ठीक है। फिर क्या है, आपको अगर इसे सेलेक्ट करना है इस चीज़ को, तो आप कैसे कर सकते हो, ये आपका एंसेस्टर हो जाएगा, ये आपका डिसेंडेंट हो जाएगा। और इसे सेलेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले उसके एंसेस्टर का नाम UL लिखेंगे, फिर स्पेस देंगे, फिर लिखेंगे LI, ठीक है। और फिर वही इसी तरीके से ओपन और क्लोजिंग करली ब्रेसेस के साथ, और जो भी आपको कलर देना है उसको आप दे सकते हो। नॉट ओनली इन लिस्ट, ठीक है। आप कहीं पर भी मान लो बहुत सारे आपने डिव बनाया था और डिव के अंदर आपने पैराग्राफ लिखा हुआ है 2 ठो, फिर उसके बाद दूसरा डिव बनाया था, तो आप इसको फिर एक क्लास का नाम देना पड़ेगा। आप चाहते हो कि इस डिव के इसमें हो जाए, सभी चेंजेस हो जाएं, तो आप डिसेंडेंट सेलेक्टर का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है चाइल्ड सेलेक्टर। तो 5वां मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नीचे, चाइल्ड सेलेक्टर। हम बेसिकली ऊपर के जो 3 थे ना, उन्हीं का ज़्यादा यूज़ करेंगे। फिर चाइल्ड सेलेक्टर में क्या होगा कि इससे आप एक एलिमेंट के डायरेक्ट चिल्ड्रन एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। चाइल्ड सेलेक्टर को इंडिकेट करने के लिए आपको ये ग्रेटर देन का साइन यूज़ करना होता है। सपोज दैट अब आपको क्या करना था, UL लिस्ट दिया हुआ है, अगर डिसेंडेंट सेलेक्टर आपने स्पेस दे दिया तो क्या हो जाएगा कि आपके ये दोनों लिस्ट आपकी जो है सेलेक्ट हो जाएगी। बट चाइल्ड में क्या होगा कि अगर आप ऐसे लिख देते हो, सबसे पहले आप लोग लिखोगे पेरेंट का नाम, फिर उसके बाद ये, फिर लिस्ट। पेरेंट का नाम बड़ा रहता है तो इसलिए इधर साइड ग्रेटर लग जाएगा, फिर ये लिस्ट, ठीक है, ये चाइल्ड है। फिर उसके बाद इस चाइल्ड पे आपको लगाना है, तो जस्ट बाद जो भी रहेगा इसके जस्ट बाद ये वाला है लिस्ट, ठीक है। तो इस पे ही बस चेंज आएगा, इस पे चेंज नहीं आएगा। ये होता है आपका
चाइल्ड सेलेक्टर। इसके बाद अपन आते हैं, छठवां है एट्रीब्यूट सेलेक्टर। एट्रीब्यूट सेलेक्टर, एट्रीब्यूट सेलेक्टर में क्या होता है, सपोज आपको ऐसा कुछ हो कि आपने इनपुट दिया, ठीक है, आपने इनपुट दे दिया, इनपुट फिर टाइप और फिर दिया टेक्स्ट और ठीक है, और यहाँ पे आपने बस इतना ही लिखते मान लो, और एक इनपुट आपने लिखा इनपुट टाइप पासवर्ड, ठीक है। अब क्या होता है, अगर आप चाहते हो कि कोई चीज़ हमारी इस पे बस चेंज हो या इस पे बस चेंज हो, तो आपने दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप एक आईडी दे दो या क्लास का नाम दे दो, बहुत सारी चीज़ें अपन ने पढ़ लिया है। लेकिन एक तरीका और है कि आप इसका एट्रीब्यूट सेलेक्ट कर सकते हो। एट्रीब्यूट किसे बोलेंगे, इस चीज़ को, जो ये आप टाइप लिख रहे हो, ये इतना, ये जो चीज़ है इसको आप लिख दोगे एट्रीब्यूट। तो आपको एट्रीब्यूट कैसे सेलेक्ट करोगे, आप एट्रीब्यूट सेलेक्ट कर सकते हो इस तरीके से, कुछ इसका इस तरह फॉर्मेट होता है। आप सबसे पहले लिखोगे इनपुट, ठीक, फिर उसके बाद ऐसा वाला ब्रैकेट बनाओगे, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखोगे अपना टाइप जो कि आपका एट्रीब्यूट है, और कैसा है उसका वैल्यू देंगे आपकी, उसकी वैल्यू है टेक्स्ट, ठीक है, और फिर उसके बाद ये ओपनिंग और क्लोजिंग करली ब्रेसेस, और आप यहाँ पे जो भी कलर दे देते हो, कलर मान लो आपने रेड कर दिया। तो क्या होगा वहाँ पे कि जैसे दो ऐसे इनपुट फील्ड बने हुए हैं, ये आपका टेक्स्ट है और ये आपका पासवर्ड है। तो आपने किसको सेलेक्ट किया है, आपने टाइप जिसका टेक्स्ट हो, तो जिसका भी टाइप टेक्स्ट होगा, अब सपोज बहुत सारे ऐसे और भी होंगे, तो जिसका भी टाइप टेक्स्ट होगा उस पे वो जो आपने CSS स्टाइलिंग किया है उस पे वो चीज़ अप्लाई हो जाएगा। आई होप इतना आप लोग समझ गए होंगे। जब इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, जैसे कि हर बार मैं यही करता हूँ, पहले मैं थ्योरेटिकल बताता हूँ, उसके बाद एक वीडियो आती है जो कि पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड रहेगा। तो अगली वीडियो जो आएगी वो CSS पार्ट 2 की रहेगी, जो कि इंटरव्यू क्वेश्चंस रहेंगे, क्योंकि CSS अपने आप में बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है। तो इसलिए जो है अभी एक वीडियो और आएगी, इसको और करना पड़ेगा अपन को। और एक चीज़ मैं भूल गया यहाँ पे बताना, एक और होता है यहाँ पे 7th नंबर लिखना है, एक होता है स्यूडो क्लास, इसको और थोड़ा नीचे कर देता हूँ मैं, स्यूडो क्लास, ठीक है, एंड स्यूडो एलिमेंट, स्यूडो क्लास और स्यूडो एलिमेंट। ये कैसे होता है, सपोज इसका एग्जांपल आपको अगर मैं दूं, तो आपने होवरिंग इफेक्ट किया होगा, ठीक है, एक्टिव, कोई चीज़ एक्टिव है अगर उस पे आपने वर्क किया होगा, ठीक। और स्यूडो एलिमेंट में क्या आ जाता है, आपने बिफोर या आफ्टर जो होता है, अगर इनमें कोई चेंजेस लाना है तब आप जो है इसको अप्लाई करते हो। जैसे कि आपको अगर स्यूडो क्लास सेलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने दिया स्यूडो क्लास में कि एक ऐसा था, ए था, हमने बनाया था AHREF टैग था, मैंने बनाया था, ठीक है, और ऐसा कुछ समथिंग लिखा हुआ था। क्या करते हैं कि अगर मैं चाहूँगा कि मैं यहाँ पे माउस लेकर जाऊँ, तो ये जो भी यहाँ पे लिखा रहेगा, मान लो यहाँ पे जो लिखा रहेगा क्लिक में जो ब्राउज़र पे डिस्प्ले होता रहेगा, मेनली हम लोग इस चीज़ को बटन पे ज़्यादा यूज़ करते हैं। जब अपन यहाँ पे जाएंगे तो वो चीज़ चेंज हो, उसका स्टेट चेंज हो एक, ठीक है। तो तब क्या करेंगे इसका, या फिर आपको स्टेट चेंज करना है, आपको पोजीशन चेंज करना है, तब आप ये होवरिंग इफेक्ट का यूज़ करते हो। तो मतलब आप तब ये स्यूडो क्लास या स्यूडो एलिमेंट का यूज़ करते हो। तो अब आप कैसे लिखते हो इसको आप लिखते हो ए लिखते हो, फिर ऐसे लिखते हो होवर, और फिर वही ओपनिंग और क्लोजिंग आपका ब्रेसेस, ठीक है। आई होप आप लोग इतनी चीज़ें समझ गए होंगे। अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज स्पेसिफिसिटी इन CSS, हाउ इट इज कैलकुलेटेड एंड व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट। तो ये भी एक बहुत अपने आप में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि स्पेसिफिसिटी किसे कहते हैं और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और
क्यों ये इम्पॉर्टेंट है। तो CSS में स्पेसिफिसिटी एक मैकेनिज़्म है, ये एक मैकेनिज़्म है जो डिसाइड करता है कि जब HTML एलिमेंट पर एक से अधिक CSS रूल्स अगर अप्लाई होते हैं तो जो कॉन्फ्लिक्ट करते हैं तो कौन सा रूल उस एलिमेंट पर अप्लाई होगा। इससे वेब पेज के एलिमेंट पर स्टाइल्स अप्लाई करने के लिए प्रेसिडेंस ऑर्डर डिफाइंड होती है। ठीक, आपने बहुत सारा आपने मान लो जैसे क्या किया कि सपोज मैंने पैराग्राफ था एक तो, ठीक है, आपने .css की फ़ाइल बनाई थी और आपने एक ये .html का फाइल बनाया था। आपने इसमें इनलाइन भी कर दिया, आपने इस पर ID सेलेक्टर भी लगा दिया, आपने इसमें क्लास और एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स भी आपने यूज़ कर दिया। तो किस रूल को वो अप्लाई करेगा और ब्राउज़र में वो चीज़ वहाँ पे डिस्प्ले होगी, है ना। तो वो कैसे चीज़ें होती हैं उसके बारे में ये पूछ रहा है, उसी को कहते हैं स्पेसिफिसिटी। अब स्पेसिफिसिटी में भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं, कौन कौन से। सबसे पहले हो जाएगा इनलाइन स्टाइलिंग। इनलाइन स्टाइल्स मतलब क्या कि अगर आपने यहाँ पे भी स्टाइलिंग दिया हुआ है, यहाँ पर भी स्टाइलिंग दिया हुआ है, ID के थ्रू, क्लास के थ्रू भी, तो सबसे पहले जो भी आपने यहाँ इनलाइन में दिया, मान लो यहाँ पे कलर दिया है आपने रेड और यहाँ पे दिया हुआ है ID में दिया है आपने कि वो ब्लू हो जाए और क्लास में आपने कर दिया कि वो ग्रीन हो जाए, तो ये अभी का जो स्टेट रहेगा इन तीनों को अगर देखते हुए वो किस चीज़ को देखेगा, रेड कलर को, ठीक है, रेड कलर को, तो वो रेड कलर से वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो दूसरा नंबर जाता है इनलाइन के बाद ID सेलेक्टर्स। मतलब अगर अब अपन जो है यहाँ से इसको हटा दो, यहाँ से स्टाइलिंग हटा दो, अब क्लास और ID के बीच में लड़ाई होगी कि कौन मतलब डिस्प्ले करा पाएगा। तो ID ब्लू बोल रहा है और क्लास बोल रहा है कि नहीं ग्रीन करो, तो ये ID सेलेक्टर के बेस पे अब होगा तो ब्लू कलर से अब वो चीज़ डिस्प्ले होगा, ठीक है। तीसरा नंबर आता है क्लास एंड एट्रीब्यूट्स का, ठीक है, एट्रीब्यूट्स सेलेक्टर्स का। मतलब आपने ये चीज़ भी ना लिखा और यहाँ से ID भी नहीं दिया, तब आपका क्लास और एट्रीब्यूट। फिर इसके बाद और जो जितने होंगे उनसे सबसे ज़्यादा इसका ही होगा, मतलब स्पेसिफिसिटी। चौथा आता है आपका, अगर आपने टाइप एलिमेंट सेलेक्टर आपने कर दिया, ठीक है, एलिमेंट सेलेक्टर और इसकी स्पेसिफिसिटी नंबर भी होता है कुछ। वो क्या होता है, इसका होता है 1000, इसका होता है 0100, इसका होता है 0010, ठीक है। इसी तरह इसकी क्या होगी टाइप एलिमेंट सेलेक्टर की, इसका हो जाएगा आपका 0001, ठीक है। इसके बाद आता है पांचवा कॉम्बिनेटर्स का क्या होता है। कॉम्बिनेटर्स का जो स्पेसिफिसिटी नंबर होती है वो ये होती है, और इसके बाद एलिमेंट के बाद इसका मतलब जो है हायरार्की होती है कि इसका फिर देखा जाएगा, अगर ये चीज़ें नहीं है तो फिर इसकी अपन जो स्टाइलिंग रहेगी वो यूज़ होती है। नंबर 6 आता है सबसे लास्ट, इम्पॉर्टेंट। अब ये इम्पॉर्टेंट क्या है, मान लो वही सेम कंडीशन बनती, मैंने HTML में भी तीनों HTML फाइल बनाया यहाँ पे मैंने, और यहाँ पे मैंने कर दिया P, और यहाँ पे मैंने स्टाइलिंग दे दिया कि भाई तुम रेड रहोगे, ठीक है, इनलाइन स्टाइलिंग कर दिया। उसके बाद अपन ने CSS फाइल में गए और CSS फाइल में क्या किया मैंने, वहाँ पे ID सेलेक्टर दे दिया, क्लास सेलेक्टर दे दिया, ठीक है, और फिर एलिमेंट सेलेक्टर दे दिया, ऐसा, ठीक है। अब क्या होगा, अब इनमें जब लड़ाई होगी कि कौन जीतेगा, तो भाई आप लोग को पता है कि ये वाला जीतेगा, है ना, जिसका ये अपन ने रेड कर रखा है, तो रेड कलर वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। इसका सपोज ब्लू था, इसका सपोज अपन ने दे दिया था ग्रीन, और इसका अपन ने दे दिया था कलर सपोज येलो। अब जैसा कि आप लोग को पता है कि अगर इन सब में भी अगर मान लो ये नहीं हुआ तो इसका देखा जाएगा, ये भी नहीं हुआ तो इस क्लास का देखा जाएगा, क्लास भी ना रहा तो लास्ट में एलिमेंट को देखा जाएगा। बट अगर मैं जा करके ऐसा कुछ लिख दूं, कलर लिखूं जिसमें मैं लिखूं रेड, सपोज येलो था ना, तो येलो, और फिर उसके आगे ये बोल दूं इम्पॉर्टेंट,
ऐसा कुछ अगर मैंने लगा दिया तब आप चाहे लाइन करके रख लो, चाहे आईडी लगा के रख लो, चाहे क्लास लगा के रख लो, वो किसको एक्सेप्ट करेगा? इस एलिमेंट सेलेक्ट जो आपका एलिमेंट सेलेक्टर रहेगा उसको सेलेक्ट करेगा वो फिर, ठीक है। फिर ये चीज़ इसको सेलेक्ट करेगा। तो वो इम्पॉर्टेंट की सबसे ज़्यादा जो कि स्पेसिफिसिटी होती है, ठीक है, ये सारे रूल्स को ओवरराइड कर देता है, ठीक। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड आईडी सेलेक्टर? अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, क्लास और आईडी सेलेक्टर में डिफरेंस क्या होता है, ठीक। आप लोग के मन में भी आया होगा ना उतने टाइम की क्लास और आईडी सेलेक्टर है तो ठीक है, बट इनमें अंतर क्या होगा? तो चलिए देख लेते हैं इनमें अंतर क्या होता है। सबसे पहले अपन लिखते हैं क्लास सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर्स। तो क्लास सेलेक्टर और यहाँ पे अपन लिख देते हैं आईडी सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर। तो कुछ पॉइंट्स हैं याद रखना। क्लास सेलेक्टर अपन किससे सेलेक्ट करते हैं? डॉट लगा करके, और वहीं अगर अपन आईडी की बात करें तो अपन हैशटैग लगा करते हैं। और क्लास में क्या होता है कि एक पेज पर कई एलिमेंट्स पर अप्लाई किया जा सकता है। फिर एक क्लास को कई एलिमेंट शेयर कर सकते हैं, ठीक, शेयर कर सकते हैं, और यहाँ पे आप लोग अप्लाई किया जा सकता है। फिर उसके बाद ये एक तरीका प्रोवाइड करता है कि बिना CSS रूल को दोहराए एक से कई एलिमेंट पर एक ही स्टाइलिंग लगाई जा सकती है, ठीक है। मतलब डुप्लीकेसी भी आप लोग कर सकते हो, डुप्लीकेट कर सकते हो स्टाइल को, ठीक है। फिर उसके बाद और क्या है, आईडी सेलेक्टर के मुकाबले स्पेसिफिसिटी इसकी जो है कम होती है, और अक्सर इसका इस्तेमाल कई एलिमेंट्स को एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स देने के यूज़ में स्टाइलिंग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद वहीं अपन आते हैं अगर आईडी सेलेक्टर की, और इसका एग्जांपल अगर बोले तो डॉट मैंने लगाया और लिखा मैंने मान लो P, और ये ऐसा कुछ लिया और इसका कलर लगा दिया, ठीक है। उसके बाद अगर अपन आते हैं आईडी सेलेक्टर में, आईडी सेलेक्टर मैंने बताया हैशटैग के थ्रू आप जो है अप्लाई कर सकते हो। एक HTML पेज के अंदर यूनिक होना चाहिए, ठीक है। पूरे क्लास आप जो है डुप्लीकेट कर सकते हो, लेकिन ये जो रहेगा ये यूनिक रहेगा, ठीक है। एक आईडी आप दूसरे को नहीं दे सकते। मान लो किसी की आईडी आपने रख दिया रेड, तो दूसरी किसी की भी एलिमेंट की आप आईडी रेड नहीं रख सकते हो। फिर उसके बाद है हाई स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिससे कि ये बहुत ही शक्तिशाली सेलेक्टर बन जाता है, और अक्सर इसका इस्तेमाल किसी स्पेसिफिक या एकमात्र एलिमेंट को टारगेट करने के लिए, स्टाइल देने के लिए किया जाता है, ठीक है। यानी कि किसी को अगर टारगेट करना है, अपन को अगर टारगेट करना है तब अपन इसका यूज़ कर सकते हैं, टारगेट और यूनिक एलिमेंट, यूनिक एलिमेंट। फिर होता है कि जावास्क्रिप्ट में एक एलिमेंट को आसानी से रिफर और मैनिपुलेट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो JS में इसका यूज़ होता है किसी एक एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए। कैसे बताया था? ऐसे लिखोगे आप, और सपोज आप ले लिए हैशटैग और उसकी आईडी का नाम मान लो हेडर था, ठीक है, और उसमें आपने कलर लगा दिया रेड, ठीक। आगे बात करें, आई होप आप लोग ये डिफरेंस समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं अपन, और अगर और कुछ चीज़ें के बारे में बात कर लेते हैं पहले। तो क्लास सेलेक्टर का इस्तेमाल तब करना होता है, मतलब इसका अगर आप ये व्हेन वुड यू यूज़ वन ओवर द अदर, कब इसका इस्तेमाल कब करना है। तो क्लास सेलेक्टर का इस्तेमाल तब करें जब आप चाहते हैं कि कई एलिमेंट्स जो एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक शेयर करते हैं उन पर एक कॉमन स्टाइल अप्लाई हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कई बटन्स हैं और आप चाहते हैं कि सभी बटन्स को एक ही स्टाइल मिले, तो क्लास सेलेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आईडी सेलेक्टर में क्या है कि आईडी सेलेक्टर को इस्तेमाल तब करें जब आपको एक पेज पर एकमात्र और यूनिक एलिमेंट को आइडेंटिफाई और स्टाइल देना हो। आईडीज का इस्तेमाल कम समय पर ही करें, और उन एलिमेंट्स के लिए करें जो सच में यूनिक होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पेज के एक टॉप पर एक हेडर है, ठीक है, उस हेडर को अलग स्टाइल देना है तो आईडी सेलेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब अपन लोग। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ CSS फ्लोट प्रॉपर्टी, व्हाट इज इट्स पर्पस
एंड व्हाट आर इट्स पोटेंशियल इशूज। तो CSS फ्लोट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल एक एलिमेंट को उसके कंटेनिंग एलिमेंट के अंदर पोजीशनिंग करने और उस एलिमेंट के आसपास के कंटेंट को फ्लो करने के लिए किया जाता है। जैसे कि पेरेंट डिव या कोई ब्लॉक लेवल एलिमेंट फ्लोट प्रॉपर्टी का ब्लॉक लेवल एलिमेंट का यूज़ अगर उसमें करना है तो फ्लोट प्रॉपर्टी का मुख्य उद्देश्य क्या है कि एलिमेंट को दाएं या बाएं तरफ ले जाया जा सके, है ना, लेफ्ट या राइट ले जाया जा सके, जिससे कंटेंट उसके आसपास ओवरफ्लो हो। ये दो तरीके से होता है फ्लोट, आप दो तरीके से करते हो, एक होता है लेफ्ट और एक होता है राइट, ठीक है, लेफ्ट या राइट। तो जब एक एलिमेंट को फ्लोट प्रॉपर्टी में लेफ्ट या राइट की वैल्यू दी जाती है तो उस एलिमेंट को डॉक्यूमेंट के नॉर्मल फ्लो से बाहर ले लिया जाता है। इसका मतलब है कि दूसरे एलिमेंट उसके आसपास रैप करने लगते हैं, यह उस एलिमेंट को दाएं या बाएं तरफ फ्लोट किया गया हो। जैसे कि आपने मान लो ये चीज़ रख दिया यहाँ पे और ये चीज़ आपने एक हेडर बनाया, दो हेडर आपने बनाया। अब आप चाहते हो कि ये चीज़ जो है राइट पे डिस्प्ले हो, ये चीज़ लेफ्ट पे डिस्प्ले हो, तो आप इस पर फ्लोट प्रॉपर्टी अगर दे दोगे लेफ्ट साइड और इसकी फ्लोट प्रॉपर्टी आप दे दोगे राइट साइड, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये लेफ्ट में रहेगा और ये चीज़ ऐसे राइट में आ जाएगी आपकी स्क्रीन से, ठीक है। एक फ्लोटेड एलिमेंट के बाद एक के एलिमेंट उसके लेफ्ट या राइट साइड के आसपास फ्लो करेंगे जब तक उनके पास उस एलिमेंट के आसपास सफिशिएंट स्पेस हो। अगर स्पेस नहीं होता तो उन एलिमेंट्स को उस फ्लोटेड एलिमेंट के नीचे पुश कर दिया जाता है, ठीक है। फिर फ्लोटिंग एलिमेंट बाय डिफ़ॉल्ट अपने पेरेंट कंटेनर के पूरा विड्थ को ऑक्यूपाई नहीं करते, वे सिर्फ उतना विड्थ लेते हैं जितना उनके कंटेंट के लिए ज़रूरी होता है। अगर आप चाहते हैं कि एक फ्लोटेड एलिमेंट अपने कंटेनर का पूरा विड्थ को ऑक्यूपाई करे तो आपके विड्थ स्पेसिफाई करना पड़ सकता है और CSS टेक्निक्स या यूज़ कर सकते हो आप, ठीक। अब उसके बाद क्या है, इसका यूज़ है ना, इसका यूज़ भी देख लेते हैं। तो मेन यूज़ केसेस क्या होते हैं, सबसे पहला होता है क्लियरिंग। इसका यूज़ क्या होता है, मल्टी कॉलम लेआउट्स। दूसरा यूज़ होता है इसका रैपिंग टेक्स्ट, ठीक है। फिर उसके बाद अराउंड इमेजेस। तीसरा होता है पोजीशनिंग एलिमेंट साइड बाय साइड। और इसके कुछ इश्यूज भी होते हैं। इश्यूज में क्या क्या लिख सकते हो आप कि सबसे पहला तो होता है क्लियरिंग फ्लोट्स का मतलब जब आप एलिमेंट को फ्लोट करते हैं तो अगर उनके पेरेंट कंटेनर को उनके जो चाइल्ड की हाइट के बारे में साफ इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये पेरेंट कंटेनर कोलैप्स हो सकता है। इस समस्या को दूर करने के लिए आपको अक्सर क्लियर प्रॉपर्टी का यूज़ करके पेरेंट कंटेनर को एक्सपेंड करना पड़ता है। नेक्स्ट है आपका ओवरलैप एंड रैपिंग। फ्लोट के आसपास के एलिमेंट ओवरलैप हो सकते हैं या अनएक्सपेक्टेड तरीके से रैप हो सकते हैं, तो खासकर जब कंटेंट की हाइट वेरिएबल होती है या आप फ्लोट को साफ तौर पर हैंडल नहीं करते हैं। तीसरा है आपका कॉम्प्लेक्स लेआउट। ये चीज़ें आप तब समझ पाओगे जब प्रैक्टिकली इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, बट वीडियो क्या है काफ़ी बड़ी हो सकती है, इसलिए यहाँ पे केवल मैं इंटरव्यू में आपको कैसे इसका आंसर करना है वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। बाकी जो प्रैक्टिकल रहेगा, प्रैक्टिकल में आपको अलग चीज़ें बताई जाएगी। तो कॉम्प्लेक्स लेआउट में क्या, फ्लोट का इस्तेमाल कॉम्प्लेक्स लेआउट बनाने के लिए करने में चैलेंजिंग हो सकता है और उन्हें मैनेज और मेंटेन करने में दिक्कत हो सकती है। इससे क्लियर फिक्सेस, एक्स्ट्रा मार्कअप और CSS हैक्स का यूज़ करने की ज़रूरत हो सकती है। चौथा पॉइंट है आपका लास्ट, फ्लेक्स बॉक्स एंड ग्रिड। तो आजकल के वेब डेवलपमेंट में कॉम्प्लेक्स लेआउट बनाने के लिए अक्सर जो है CSS ग्रिड और फ्लेक्स बॉक्स लेआउट सिस्टम फ्लोट के मुकाबले अधिक पसंद किए जाते हैं। वे अधिक कंट्रोल देते हैं और फ्लोट्स के साथ जुड़ी समस्याओं से कम प्रोन होते हैं। इसके बाद है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन,
आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब ये आपको चीज़ तब समझ में आएगी जब आप इसको जो है प्रैक्टिकल करोगे इसका। तो प्रैक्टिकल अपन जब इसका प्रैक्टिकल वीडियो लेकर के आएंगे तब अपन इसका प्रैक्टिकल करेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले इनलाइन एंड डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। तो डिस्प्ले ब्लॉक का सबसे पहले तो यूज़ क्या होता है, यूज टू कंट्रोल हाउ एन HTML element is rendered in terms of box type and layout behavior। मतलब क्या है कि CSS डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज़ HTML एलिमेंट के रेंडर होने के तरीके और लेआउट बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। डिस्प्ले प्रॉपर्टी कई वैल्यूज़ ले सकती हैं, जैसे कि ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक, इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक। और इसमें इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, चलिए इनके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपने लिख दिया कहीं पर डिस्प्ले ब्लॉक, मान लो आपने डिस्प्ले ब्लॉक लिख दिया, तो डिस्प्ले ब्लॉक में क्या होगा कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं ना, जैसे कि आप लोग जानते हो H1 होता है या P होता है या div होता है। तो वो कैसे वर्क होते हैं, अगर आपने, मैंने बताया था पिछली बार, अगर आपने H1 लिख दिया और H1 को क्लोज किया आपने और यहाँ पे लिख दिया सॉल्यूशंस एंड ट्रिक्स, तो जब आप वहाँ पे ब्राउज़र पे देखोगे तो वो क्या करेगा, वो पूरी एक लाइन ले लेता है। भले आपका सॉल्यूशंस एंड ट्रिक्स यहाँ तक ख़त्म हो जाए, ठीक है, यहाँ तक आपका भले वो ख़त्म हो जाए, लेकिन वो पूरी स्पेस घेरेगा। आप कुछ भी लिखोगे, अगली बार जब आप हेडिंग लिखोगे तो वो यहाँ से नहीं लेगा, इधर से नहीं लेगा, ठीक है, यहाँ से आपको डिस्प्ले करेगा वो चीज़। ऑटोमेटिक एक ब्रेकिंग जो है पेज दे देता है वहाँ पे। ठीक इसी तरह पैराग्राफ के साथ भी होता है, इसी तरह डिव के साथ भी होता है। स्पैन के साथ ये चीज़ नहीं होता है। स्पैन आपने लिखा, ठीक है, स्पैन आपने लिखा मान लो क्लिक मी, ठीक है, फिर उसके बाद जो इसको स्पैन क्लोज किया, फिर उसके बाद आपने स्पैन को ओपन किया और यहाँ पे कुछ भी लिखा और उसको क्लोज किया, तो वो दोनों एक ही लाइन में आ जाएगा। तो इसी को डिस्प्ले कराने के तरीकों को जो है अपन, मतलब जैसे कि आपको पता है कि ब्लॉक प्रॉपर्टीज़ इसके पास होती H1 की, P की और div की, और दूसरी होती है इनलाइन, है ना, डिस्प्ले इनलाइन। ये किन के पास होती है, ये होती है स्पैन के पास, ठीक है, ये होती है ए के साथ, ये होता है स्ट्रॉन्ग, यानी कि अगर आपको बोल्ड बनाना है उसके साथ होता है। तो तब क्या हो सकता है, अगर आपको इनको चेंज करना है, कि मतलब मैं चाहता हूँ कि जो मैं ये क्लिक मी लिख रहा था और यहाँ पे जो समथिंग लिख रहा था वो दोनों ब्लॉक लेवल पे आए, तो मैं डिस्प्ले ब्लॉक करके लिख दूंगा। तो ये ज़रूरी नहीं, फिर वो ये नहीं देखेगा कि स्पैन है तो मैं एक ही लाइन पे आऊँ। आपने उसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी सेट कर दी ब्लॉक, तो वो आप ब्लॉक में आएगा। अगर आपने लिखा है हेडिंग, 2 हेडिंग लिखा है आपने H1, ठीक है, और इस पे लिखा है आपने कि ये जो हो जाए, एक में लिख दिया मान लो सॉल्यूशन, एक में लिख दिया एंड, एक में लिख दिया ट्रिक्स। ये ऐसे ही जो है लिख करके आएंगे वहाँ पे ब्राउज़र पे। आप चाहते हो कि ये एक लाइन पे आए, तो आप इसकी डिस्प्ले इनलाइन सेट कर दोगे जैसे ही, तो ये एक लाइन पर अब डिस्प्ले होंगे। इसी तरीके से तीसरा वाला होता है, तीसरा वाला क्या होता है, इनलाइन ब्लॉक। ये क्या होता है, कंबाइन करता है किन प्रॉपर्टीज़ को, ब्लॉक की और इनलाइन की। ब्लॉक और इनलाइन एक साथ कैसे हो जाता है, तो इनलाइन ब्लॉक क्या करेगा, दोनों ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको यूज़ करता है। क्या करेगा कि नई लाइन पर शुरू होते हैं, लेकिन उनके ब्लॉक लेवल एलिमेंट को जो स्पेसिफिक विड्थ और हाइट दी जा सकती है। ठीक है, मतलब क्या होगा कि जैसे आपने ये लिखा था सॉल्यूशंस एंड ट्रिक्स, ठीक है, तो अब ये क्या करेगा कि ये एक ही लाइन पर तो आएगा, बट इसके साथ साथ क्या कर सकता है, मैंने बताया इनलाइन क्या करता है, ब्लॉक लेवल क्या करता है, पूरा विड्थ घेर लेता है ना, पूरी स्क्रीन घेर लेता है। तो वो आप इसको सेट भी कर सकते हो कितना आपको चाहिए उसकी विड्थ, ये चीज़ इनलाइन ब्लॉक कर सकता है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन आ जाते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। इसको भी अपन जब यूज़ करेंगे तो आप लोग
यूज केस के थ्रू इसको समझ पाओगे। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द CSS पोजीशन प्रॉपर्टी एंड व्हाट आर द वैल्यूज इट कैन टेक। CSS पोजीशन प्रॉपर्टी क्या करती है, यूज्ड टू कंट्रोल द पोजीशनिंग ऑफ एन एलिमेंट और रिलेटिव टू द व्यू पोर्ट। ठीक है, तो CSS पोजीशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल एक एलिमेंट को उसके कंटेनिंग एलिमेंट के अंदर व्यू पोर्ट यानी कि ब्राउज़र विंडो के साथ पोजीशन करने के लिए किया जाता है। इससे यह तय होता है कि एलिमेंट डॉक्यूमेंट फ्लो में कैसे पोजीशन होता है और वो दूसरे एलिमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहला होता है स्टैटिक, दूसरा होता है रिलेटिव, तीसरा होता है आपका स्टैटिक हो गया, रिलेटिव हो गया, एब्सोल्यूट, फिर होता है आपका फिक्स्ड और तीसरा लास्ट होता है पांचवा स्टिकी। इनके बारे में आप थोड़ा पढ़ लेते हैं कि कैसे होता है। तो स्टैटिक जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आता है, इसको आपको लिखना नहीं पड़ता, ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। तो पोजीशन स्टैटिक वाले एलिमेंट डॉक्यूमेंट फ्लो के अनुसार पोजीशन रहते हैं। उन्हें टॉप, राइट, बॉटम या लेफ्ट प्रॉपर्टीज से जो इफ़ेक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, और जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी पर जेड इंडेक्स क्या होता है ये अगली वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो तो काफ़ी लंबी हो गई है। तो स्टैटिक पोजीशन वाले एलिमेंट के कई इसका भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। इसके बाद होता है रिलेटिव। जेड इंडेक्स थोड़ा बहुत बता दो तो ये ओवरले से कुछ रिलेटेड होता है, अगली वीडियो में अपन बात करेंगे इसके बारे में। रिलेटिव में क्या होता है, पोजीशन अगर रिलेटिव वाले एलिमेंट अपनी नॉर्मल जो पोजीशन रहती है उसमें डॉक्यूमेंट फ्लो के अनुसार पोजीशनड होते हैं। इसको भी टॉप, राइट, बॉटम या लेफ्ट प्रॉपर्टीज़ के इस्तेमाल करके आप उनकी नॉर्मल पोजीशन से अलग जो है पोजीशन कर सकते हैं इसमें। ठीक है, पोजीशनिंग इसमें कर सकते हो आप। फिर आसपास के कंटेंट को लगता है कि एलिमेंट उसकी असली पोजीशन में हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक आता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट अगर आपने पोजीशन एब्सोल्यूट वाले एलिमेंट उनके नज़दीक में पोजीशन जो कि नॉन स्टैटिक रहेंगे, एंसेस्टर के अनुसार स्थित होते हैं। अगर कोई पोजीशनड एंसेस्टर नहीं मिलता तो वो व्यू पोर्ट के ब्राउज़र के मतलब अनुसार पोजीशनड हो जाते हैं। और एब्सोल्यूट एलिमेंट नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो से बाहर होते हैं और दूसरे एलिमेंट उन्हें लेआउट कैलकुलेशन में नहीं लेते हैं। और इस प्रकार की स्थिति करने का अक्सर इस्तेमाल ओवरले एलिमेंट्स या पॉपअप मेन्यूज बनाने के लिए होता है। फिर आता है आपका फिक्स्ड यानी कि अगर फिक्स्ड वाले व्यू पोर्ट के अनुसार स्थित होते हैं और जब भी पेज स्क्रॉल होता है तो वो नहीं हिलते। ठीक है, जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि आपका वेब पेज है और आपका सपोज हेडर होता है, हेडर नहीं हिलता, वहाँ से वैसा का वैसा रहता है, पूरा कंटेंट ऊपर नीचे आप कर लेते हो। या नीचे कोई एक हेल्प मी का ऐसे कुछ करके एक आता है, बटन आता है, तो तब यूज़ कर सकते हो। तो फिक्स्ड एलिमेंट नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो से बाहर होते हैं और कॉमन यूज़ इनका हेडर या नेविगेशन बार के लिए यूज़ होता है, जो पेज स्क्रॉल करते समय नहीं दिखते हैं। फिर इसके बाद होता है स्टिकी। स्टिकी क्या होता है कि स्टिकी वाले एलिमेंट रिलेटिव पोजीशन करने जैसा व्यवहार करते हैं। जब तक वो एक निर्धारित सीमा तक नहीं पहुंचते उसके बाद वो फिक्स्ड हो जाते हैं। मतलब ऐसे कि आपने यहाँ तक इसको एक बॉर्डर दे दिया और कुछ कंटेंट लिख दिया। अब जब आप स्क्रॉल करोगे तो ये यहीं तक बस स्क्रॉल होगा, उसके बाद वो चीज़ वो वहाँ पे फिक्स्ड हो जाएगी, आप नीचे पेज के आ जाओगे। ठीक है, मतलब इसका स्क्रॉलर अलग रहेगा और ये पूरे पेज का स्क्रॉलर अलग। ऐसा कुछ करना हो अगर आपको तो स्टिकी का आप यूज़ कर सकते हो। तो स्टिकी पोजीशन एक स्टिकी प्रभाव देने के लिए उपयोगी होती है और जैसे कि यूज़र पेज को स्क्रॉल करते समय एक एलिमेंट को व्यू पोर्ट के टॉप या बॉटम पर चिपका रहने के लिए इसका यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग बात समझ गए होंगे। तो अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द CSS बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी, हाउ डज इट अफेक्ट द लेआउट ऑफ द
एलिमेंट। CSS बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी भी किस लिए यूज होती? कंट्रोल करता है ये, कंट्रोल हाउ द विड्थ एंड हाइट ऑफ एन एलिमेंट आर कैलकुलेटेड स्पेशली इन रिलेशन टू पैडिंग एंड बॉर्डर। तो बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल एक एलिमेंट की विड्थ या हाइट का कैलकुलेशन करने के तरीके को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, खासकर जब आप पैडिंग और बॉर्डर के यूज़ में आप उसको लेते हो। तो इससे तय होता है कि एलिमेंट के निर्धारित विड्थ और हाइट में उसके पैडिंग और बॉर्डर को शामिल किया जाना चाहिए या नहीं। बॉक्स साइजिंग आपकी दो प्रॉपर्टी लेता है। पहला होता है आपका कंटेंट बॉक्स, अभी अपन देखेंगे कि ये कैसे काम होता है, कंटेंट बॉक्स। दूसरा होता है बॉर्डर बॉक्स। तो कंटेंट बॉक्स में क्या होता है कि कंटेंट बॉक्स मॉडल में एक एलिमेंट के विड्थ और हाइट को सिर्फ उसके कंटेंट को शामिल करके कैलकुलेट किया जाता है, पैडिंग और बॉर्डर को छोड़ करके। और अगर आपने एक एलिमेंट के लिए विड्थ या हाइट स्पेसिफाई की है तो ये कंटेंट एरिया के लिए लागू होती है और पैडिंग या बॉर्डर उसके टोटल विड्थ और हाइट को बढ़ाते हैं। उसके बाद अगर आपने बॉर्डर बॉक्स दे दिया तो बॉर्डर बॉक्स मॉडल में एक एलिमेंट के विड्थ और हाइट में कंटेंट, पैडिंग और बॉर्डर्स को शामिल किया जाता है। अगर आपने एक एलिमेंट्स के लिए विड्थ या हाइट स्पेसिफाई की है तो ये विड्थ और हाइट पूरी बॉक्स इंक्लूडिंग कंटेंट, पैडिंग और बॉर्डर्स को जो है अप्लाई होती है। कंटेंट एरिया स्पेसिफाइड विड्थ या हाइट के हिसाब से एडजस्ट होती है। ठीक है, आपको इसका अगर मैं एग्जांपल दिखाऊं तो ये एग्जांपल है यहाँ पे बॉक्स मॉडल। ठीक है, जब आपका कंटेंट बॉक्स हो और जब आपका बॉर्डर बॉक्स हो। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे आ जाओ। हमने लिया डिव लिखा पहले, यहाँ पे भी हमने डिव लिखा। एक को दिया है विड्थ, हाइट दिया हमने और पैडिंग दिया हमने, बॉर्डर दिया हमने। ठीक है, मार्जिन भी दे दिया और बॉक्स साइजिंग कंटेंट बॉक्स, ये हमने इसको कंटेंट बॉक्स दिया है सपोज। ठीक है, ये इसकी जगह आप लिख सकते हो, इसके जगह बॉक्स साइजिंग ये बॉर्डर कंटेंट बॉक्स है तो कंटेंट बॉक्स, इसमें आप लिख दो कि कंटेंट बॉक्स। ठीक है, इसी तरीके से आपने इसको बॉर्डर बॉक्स भी लिखा हुआ है। और क्या बताया था, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो भी होता है तो वो कंटेंट बॉक्स ही होता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो देखो कंटेंट के हिसाब से हो जाए, मतलब कि ये आपने 300 और 200 आपने इसकी वो दे दिया, क्या बोलते कंटेंट अगर आपने दिया तो कंटेंट आपका 300-200 में फिक्स हो जाएगा। उसके बाद आपने पैडिंग भी दिया है 15 की, ये आपने पैडिंग 15 का दिया है। फिर आपने बॉर्डर 5 पिक्सल का दिया है, फिर आपने मार्जिन 30 पिक्सल दिया हुआ है। इसलिए ये होता है कंटेंट बॉक्स। इस तरह आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। और अगर आपने इसको बॉर्डर बॉक्स कर दिया, बॉर्डर बॉक्स में क्या होगा, आपने 300 और हाइट इसकी 200 फिक्स कर दी तो ये पूरा जो है आपका, ये आपका 200 हो जाएगा और ये आपका 300 हो जाएगा, ये पूरा। ठीक है, कंटेंट के हिसाब से नहीं होगा, इसमें बॉर्डर के हिसाब से होगा। अब बॉर्डर के हिसाब से सारी चीज़ें आपकी डिवाइड हो जाएंगी। तो ये जो पूरी 300 और 200 लिया हुआ है, इसी पे ये सारी चीज़ों का वो एडजस्ट करेगा। ठीक है, आपने 300 और 200 फिक्स कर दिया तो बॉर्डर आपने इसका जो दे दिया कि 300 रहे और 200 रहे, तो ये इसी पे पूरी पैडिंग को लेकर के, बॉर्डर को लेकर, मार्जिन को लेकर के सारी चीज़ वो एडजस्ट कर लेगा। और आप कंटेंट एरिया देखो कम हो गया यहाँ पे कंटेंट एरिया आपको ज़्यादा मिल रहा था, इसलिए इसको कंटेंट बॉक्स बोलते हैं। और यहाँ पे बॉर्डर को ज़्यादा मतलब मायने रखा गया, इसलिए ये बॉर्डर बॉक्स हो गया। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट कंटेंट बॉक्स होता है। तो आई होप आज आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आज आपने कुछ नया सीखा है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या इन फॉलोइंग टेलीग्राम चैनल पे आप जा कर के पूछ सकते हो डाउट आपका। ठीक है, और चैनल पे बने रहने के लिए थैंक यू।